पिछले दिन हम लोग परमाणु के बारे में पढ़े थे। परमाणु शब्द आया कहाँ से? जैसे पदार्थों को बांटे भौतिक अवस्था के आधार पर भी 3 भागों में मुख्य रूप से, फिर रासायनिक आधार पर भी बांटे 3 भागों में मुख्य रूप से तत्व, यौगिक, मिश्रण। वहाँ पर हम लोग समझे क्या कि तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को ही क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और यौगिक के सूक्ष्म कण को हम लोग अणु बोलते हैं। लेकिन शुरू में ये बातें नहीं थी, ये बातें काफ़ी एडवांस हो गया कि तत्व के सूक्ष्म कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं। लेकिन शुरू में ये बात नहीं था। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं? अभी जो हम लोग परमाणु के बारे में जान रहे हैं, तो बस यही कुछ शब्द हम लोग जान रहे हैं कि तत्व क्या है। तो ये तत्व का सूक्ष्म कण है, यही ना? तत्व का ये सूक्ष्म कण है। और क्या जानते हैं? क्या ये स्वतंत्र रह सकता है? स्वतंत्र नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन शुरू में बात ऐसी नहीं थी। परमाणु के बारे में शुरुआती जो अवधारणाएं थी, बड़ा ही अजीब टाइप का था। इसके लिए 2 वैज्ञानिक हुए। एक व्यक्ति थे डाल्टन और दूसरा हमारे भारत के थे ऋषि कनाद। जबकि अब सोचो, ये जो ऋषि कनाद हैं, इनसे पहले आए हुए थे, डाल्टन से पहले आए हुए थे। अब डाल्टन का क्या मानना है कि कोई भी पदार्थ उठाइए, कोई भी, मान लीजिए कागज़ को ही क्यों ना उठाएं, कागज़ को काटना शुरू करेंगे, कैंची से काटेंगे, ब्लेड से काटेंगे, नहीं दिख रहा है तो सूक्ष्मदर्शी भिड़ा के काटेंगे, और वो जो महीन कण हमको प्राप्त होगा, जिसको कि और हम नहीं काट सकते हैं, वही क्या है? परमाणु है। डाल्टन बोल रहे हैं कि पदार्थ के सूक्ष्म कण को ही हम लोग परमाणु बोलते हैं। कैसे? तक कोई भी चीज़ को काटिए और काटिए, और तब तक काटिए जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। सूक्ष्मदर्शी भिड़ा करके काटिए, नहीं दिख रहा है तो सूक्ष्मदर्शी दिखबे ना करेगा, उससे देखिए तब काटिए। अंतिम जो कण मिलेगा, इसको और नहीं काट सकते, वही है क्या? परमाणु। डाल्टन ने भी यही, कनाद ने भी यही कहा। कनाद की बात करें तो ये हो गए हमारे भारतीय। तो इनका नाम अक्सर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक आध को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, मान लो भारत से संबंधित, भारत के व्यक्ति उनको प्रिय लगते होंगे, तब पूछ लेंगे कि बताओ ऐसे 4 ऑप्शन में जिनको कि परमाणु के बारे में जिन्होंने सबसे पहले सिद्धांत दिया था, नाम आ जाएगा कनाद का। अगर इनका नाम नहीं रहेगा तो डाल्टन। इन्होंने कहा क्या था कि परमाणु क्या है? विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु विभाज्य नहीं हो सकता है, परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावे जो इन्होंने मुख्य रूप से रासायनिक संयोग के नियम जो दिया, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रासायनिक संयोग का जो नियम था डाल्टन का, ये काफ़ी सुप्रसिद्ध हुआ। जैसे कि तुम लोग पहले ही बता चुके हैं, एक सिद्धांत दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, बताए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। ये दोनों बात बता चुके हैं। निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों नियम जो है ये दोनों नियम डाल्टन से पहले ही आ गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम बताए थे। एग्जाम्पल में भी दे करके क्या बताए थे कि मान लो हम लोग AgNO3 लेते हैं और NaCl लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, मान लो हमारा AgCl बना और NaNO3 बना। मान लो इधर हम यदि ले रहे हैं टोटल कितना, 5 ग्राम, तो इधर भी कितना बनेगा? इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो दिया किन्होंने था? बोलो, लेवोजियर ने दिया था। उसके बाद निश्चित अनुपात का नियम की बात करें तो निश्चित अनुपात का जो नियम दिया था, ये किन्होंने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। जैसे H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु?
हाइड्रोजन द्रव्यमान के हिसाब से 1:8 में रहता है, ये तो बताइए दिए हैं। ये हुआ भार के विचार से। यदि हम लोग परमाणु संख्या के विचार से देखें तो 2:1 कहता है, ये निश्चित अनुपात होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? प्राउस्ट बोल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के ही बातों को वेरीफाई करने वाले जो रासायनिक संयोग के नियम थे वो जाता है डाल्टन के खाते में। ध्यान रहेगा इतना वो बात। लेकिन इतना ही बात से काफ़ी नहीं हो गया। परमाणु शब्द कौन दिया ये भी कभी कभी पूछता है। परमाणु नहीं हम बोल रहे परमाणु शब्द कौन दिया। तो याद रखना है परमाणु शब्द जो दिया था वो दिया था डेमोक्रिट्स। क्या नाम था? डेमोक्रिट्स। तो परमाणु के बारे में समझ गए। परमाणु जो है तत्व का सूक्ष्म कण है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। डाल्टन का मानना था क्या परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको जो है विभाजित किया ही नहीं जा सकता। फिर रासायनिक संयोग के भी नियम इसी डाल्टन ने दिया था, जबकि ये दो नियम जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया था लेवोजियर, निश्चित अनुपात का नियम वो दिया था प्राउस्ट ने। लेकिन इन दोनों को नियम को मुख्य रूप से लोगों के सामने प्रदर्शित करने का काम जो है डाल्टन ने किया था। कणाद का बात यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कणाद केवल यही बताए थे कि पदार्थ सभी सूक्ष्म कण से बनते हैं। अब सवाल है कि जब परमाणु टूटने लगा तो फिर उसमें है क्या चीज़। यदि कोई चीज़ यदि टूट रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा तभी ना टूट रहा है। सवाल यही आता है अंततः कि आखिर उसमें है क्या चीज़। हम पूछें वायु क्या होता है विद्युत का, सुचालक की कुचालक? तो एक शब्द में जवाब आएगा, सर जी यदि वायु विद्युत का सुचालक होता तो करंट तो हर जगह दौड़ रहा है, हमको भी दौड़ के करंट धर लेता। इसका मतलब है कि विद्युत वायु क्या है, हवा क्या है, कुचालक। लेकिन इतना को बात से नहीं हो जाता वेरीफाई। कभी तुम लोग 9वां क्लास में पढ़ा होगा कैथोड किरण के बारे में, जो जे थॉमसन ने प्रयोग किया था। क्या किया था उन्होंने? एक वैक्यूम ट्यूब लिया, उसमें एगो माइनस ले लिया, एगो प्लस ले लिया। माइनस को माइनस वाला से जोड़ दिया बैटरी से, प्लस को प्लस वाला से जोड़ दिया, और उसके भीतर के प्रेशर को बहुत ज़्यादा उसको कम कर दिया गया। 9th वाला किताब में ये सब चीज़ खूब बढ़िया से दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग भूल गया है। यही बीमारी है। और ये बात तुम्हारे पॉलिटेक्निक वाला किताब में भी लिखा हुआ है। ये सारा प्रयोग देखा है 9वां में कि नहीं देखा है विशाल तुमरे? तो देखने वाला चीज़ है कि इसमें हम क्या देख रहे थे, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक विसर्ग नली है, मतलब वैक्यूम ट्यूब है। एगो को माइनस से जोड़ दिया गया, एगो को प्लस से जोड़ दिया गया, और उसमें एगो पंप ले करके उसको निर्वात कर दिया, मतलब बहुत ही कम दाब कर दिया। देखा जाए तो 0.01 mmHg पारा से नापा जाता है इसलिए। और उसमें हाई वोल्टेज दिया गया है, लगभग 10,000 वोल्ट का करंट। ऐसा करने पर क्या देखने को मिल रहा है? माइनस से निकल करके प्लस की ओर कोई रोशनी जा रहा है। ऐसा ही ना होता है। चूँकि माइनस से निकलता है इसलिए इसको क्या कहा गया? कैथोड किरण। अब फिर उसके बाद उसके बीच में जब कोई चीज़, कोई अन्य अपारदर्शी वस्तु रख दिया तो उसकी छाया दूसरी ओर बनने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब उसके बीच में एक पंखा रखा गया, वो पंखा घूमने लगा था। 3 बातें था ना। पहला क्या कि सबसे पहले वो वैक्यूम ट्यूब लिया, उसमें उसका दाब अत्यंत ही 0 कर दिया, 0.01, लगभग 0 ना हुआ। हाई वोल्टेज दिया 10,000 वोल्ट का, तब माइनस से निकल के प्लस की ओर करंट जाने लगा। अब बताओ अंदर में नहीं कुछ तो अभी जैसे बताए विद्युत हवा क्या है, तो विद्युत का कुचालक है। कुचालक माने करंट उससे फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन देखो जब हम विसर्ग नली का दाब 0.01
कर दिए, बहुत ही कम, एकदम न के बराबर कर दिए, करंट फ्लो हो रहा है ना। यानी कि इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि अत्यंत दाब यदि हम कम कर दें तो करंट फ्लो हो सकता है, हवा में भी, विद्युत में भी। और जो माइनस से निकलना शुरू हुआ उसको कौन सा किरण कहा गया? कैथोड किरण। और उसके बीच में जब अपारदर्शी वस्तु रखा गया तो दूसरी ओर उसका परछाई भी बना। उसके बाद जब उसके बीच में पंखा रखा गया तो उसको घुमा दिया। इसका मतलब जे थॉमसन ने क्या समझा कि लगता है कि इस जो माइनस से निकल रहा है उस पर कोई चार्ज है, माइनस से निकल रहा है। दूसरी बात, पंखा घूम गया, बिना द्रव्यमान का कोई थोड़े घुमा सकता है किसी को, बिना द्रव्यमान का घुमा ही नहीं सकता है। अब मान लो भूत बैताल की बात करें तो भूत बैताल में थोड़ी शक्ति है कि कोई चीज़ उठा लेगा, काहे कि उसमें द्रव्यमान ही नहीं है। कोई भी आत्मा में ही बात करें तो उसमें द्रव्यमान होगा तब तो वो किसी चीज़ को छुएगा, किसी चीज़ को उठाएगा। खुदे में वजन नहीं तो दूसरे को क्या उठाएगा? अब कहेगा कि सुपर नेचुरल पावर, तब वो तो अलग बात हो गया। लेकिन यदि उसमें द्रव्यमान है, खुद उसमें द्रव्यमान है, तभी वो दूसरे वस्तु को उठाने का क्षमता होगा। इससे क्या समझा कि उस किरण में द्रव्यमान भी है। इन सारे प्रयोगों के आधार पर जे थॉमसन ने कहा कि डाल्टन आप जो बोल रहे थे परमाणु विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु में भी कण होते हैं। सब पगला गए, कहते कि कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। देखिए माइनस से जब किरण, माइनस से प्लस की ओर किरण जा रहा है, ये माइनस जो है यही कैथोड है, यही इलेक्ट्रॉन है। सवाल आया अब रहता कैसे है? सबसे छोटे से छोटे कण को हम परमाणु बोले हैं और तुम कह रहे हो कि इसके अंदर भी है कुछ कण और उसका नाम तुम इलेक्ट्रॉन बोल रहे, तो रहता कैसे है? तो उन्होंने कहा वैसे ही रहता है जैसे तरबूज रहता है। तरबूज में दाना दाना जो है वह है इलेक्ट्रॉन, लाल लाल जो है वह है प्रोटॉन। बताओ इस बात को कोई पति आएगा? नहीं मानने वाला है। लेकिन थॉमसन ने एक बात तो ये साबित कर दिया था जरूर कि परमाणु विभाजित संभव है, परमाणु का विभाज्य संभव है। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि माइनस से प्लस की ओर कोई किरण जा रहा है, यानी कि इसमें चार्ज भी है और ये घुमा भी सकता है किसी पंखे को, किसी छोटी चीज़ों को। इसका मतलब है कि इसमें द्रव्यमान भी है। लेकिन एक रास्ता तो इन्होंने खोल ही दिया था। थॉमसन ने कौन सा रास्ता खोला कि परमाणु विभाज्य हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ही बताया था, थॉमसन ने ही बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर होता है। लेकिन साबित करने की बात ये नहीं कर पाए। साबित करने के लिए जो व्यक्ति आए उनका क्या नाम था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने क्या किया? सोने का पत्थर लिया और उस पर जो है, मान लेते हैं ये सोना है, सोने का पत्थर है, और इस पर जो है अल्फा किरण डाला गया। अल्फा पर पता है यहाँ पर प्लस प्लस रहता है, अर्थात ये जो होता है धनात्मक। पता है इतना बात? और ये किस पदार्थ से? तो एगो रेडियो सक्रिय तत्व होता है रेडियम, उससे। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है? ऐसा तत्व जिसको हम खुले छोड़ दें तो उससे ऑटोमेटिक अल्फा बीटा गामा ये सब किरण निकलने लगता है, बोलते हैं इसको रेडियो सक्रिय तत्व है। कुछ जैसे कपूरे को रख दो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है ना, उसको छोड़ देंगे हवा में तो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। काहे कि उससे, उसमें जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, वो सभी उष्मा पा करके, वायुमंडल की उष्मा पा करके धीरे धीरे वेपोराइज होने लगता है,
गायब हो जाता है। और रेडियो सक्रिय तत्व का भी यही खासियत होता है कि उसको भी यदि हम खुले छोड़ दें तो उससे भी अल्फा, बीटा, गामा ये सब ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। सोर्स के रूप में अल्फा किरण यानी प्लस के लिए कौन सा रखा गया? रेडियम पदार्थ। और इसी से सोने के पत्थर पर आघात कराया गया। अब सोना ही काहे लिया? कहा कि सोना होता है आघातवर्धी, यानी कि इसको खींच करके पतला से पतला हम बना सकते हैं। और जब इस पर अल्फा किरण को बरसाया गया तो ये देखा गया कि कई किरण ऐसे हैं जो कि सीधे पार कर गया। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कुछ खाली भी रहता है। फिर कुछ किरण को देखा इन्होंने कि दूसरी ओर छिटक के भाग गया। इसका मतलब ये है प्लस यहाँ पर होगा कोई माइनस, इसीलिए ना ऐसा हुआ, छिटक के भागा। अब फिर लगभग 20,000 किरण में एक को देखा कि बीच से ही लौट करके आ गया, वो उसको पार नहीं कर पाया। इसका मतलब ये क्या निष्कर्ष निकाला? चूंकि ये है प्लस प्लस धनात्मक है, यहाँ पर भी होगा धनात्मक, तब ना उसको रिटर्न कर दिया। कई को देखा कि गया ऐसे भी मुड़ते हुए निकल गया, यानी ये है प्लस, ये है प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, तब ने उसको आकर्षित कर लिया। तो कहेगा तरबुज मॉडल कौन दिया था? तो कहेंगे थॉमसन। लेकिन परमाणु के बारे में भीतर घुस करके जो बताने वाले थे वो कौन थे? तो रदरफोर्ड थे। उन्होंने कौन सा पत्थर लिया था, किस धातु का? तो कहेंगे सोना का लिया था। कौन सा किरण बरसाया था? तो कहेंगे अल्फा किरण, धनात्मक किरण। इसके लिए इन्होंने सोर्स क्या चुना था? तो रेडियम। इन सब प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने कहा, नोट करिए, न्यूक्लियॉन है, मध्य भाग में न्यूक्लियॉन है। मध्य भाग को इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियॉन कहा। और इस न्यूक्लियॉन में 2 कण रहते हैं, जिसका क्या नाम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर जो लगाते रहते हैं, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियॉन यानी मध्य भाग, यानी कि नाभिक। कहेगा कि बताओ तो नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। नाभिक की खोज जो कि सबसे बीच में होता है, जैसे हम लोगों के शरीर में भी नाभि होता है, हमारे शरीर का मिड पॉइंट होता है लगभग में। इसी हिसाब से ये भी है कि मध्य भाग, मिड पॉइंट, जो किसी भी पदार्थ, किसी भी परमाणु का जो होता है वो न्यूक्लियॉन होता है। और वही न्यूक्लियॉन नाभिक की खोज किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब जब हम लोग चले हैं परमाणु पढ़ने के लिए, परमाणु के मध्य भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाभिक बोल रहे हैं। और इसमें क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो पूरे परमाणु का भार कहाँ केंद्रित होता है? याद रखेंगे, नाभिक में। अब कहा कि ठीक है, नाभिक का त्रिज्या बताइए कितना होगा, परमाणु का त्रिज्या बताइए कितना होगा। अब नाभिक का त्रिज्या का मतलब इतने गुना, तो ध्यान में रखना है ये बात। नाभिक की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको कि हम लोग 1 फर्मी भी बोलते हैं।
ये है नाभिक की त्रिज्या, विचलका। अब परमाणु की त्रिज्या की बात करें, परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻10 मीटर। इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। ध्यान में रहेगा। कहेगा नाभिक की त्रिज्या बताइए, ऑप्शन में रहेगा फर्मी में तो कहेंगे 1 फर्मी। कहेगा मीटर में बताओ तो कहेंगे 10⁻⁻15 मीटर। कहेगा न तनिक बता दो हमको परमाणुओं की त्रिज्या कितना होता है, तो कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम में कहेगा तो कहेंगे 1 एंगस्ट्रम होता है। अब सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? थॉमसन ने किया था। फिर प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था। और ये न्यूट्रॉन की खोज कौन? जेम्स चैडविक किया था। सबसे लास्ट में जो ये कण खोजा गया था 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। अब इसको खोजना बड़ा आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। काहे? ये तो बेचारा है माइनस, पहले वाला जो हम देख रहे हैं यह माइनस, ये बेचारा प्रोटॉन है प्लस, एक पर कोनो चार्ज ही नहीं है, आवेश ही नहीं है। कौन आवेश रहता है तब ना। ये लड़की है, ये लड़का है, कुछ है ये नहीं है, न तो ये लड़का के प्रति आकर्षित हो रहा है, न तो लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा है। इसको खोजना मुश्किल था। इसके लिए बेरियम पदार्थ आया, फिर उस पर प्रयोग किया गया, फिर पता चला कि अच्छा एक और भी कण है जो नाभिक में ही उपस्थित है, जिसका कि नाम है न्यूट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ पर भार के विचार से बात करें कि भार के विचार से ज़्यादा कौन है, कम कौन है, तो ध्यान में रखना है कि भार के विचार से जो सबसे ज़्यादा है वो है तुम्हारा न्यूट्रॉन, उसके बाद है प्रोटॉन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। एक शब्द आता है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता में भेदने का क्षमता। अब बताओ जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान है, ज़्यादा भार है, वही ना बेसी ज़्यादा छेद करेगा। जैसे कोई छोटा सा काम है तो उसके लिए छोटका हम लोग भिड़ाते हैं स्क्रू ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं, पेचकस। हाँ, लेकिन बड़ा आ जाए तो बड़का वाला भिड़ाना पड़ता है। तब भार यदि ज़्यादा है उसके भेदने का क्षमता भी ज़्यादा होगा। तो भेदन क्षमता में भी याद रखना है, भेदन क्षमता में भी सबसे आगे कौन? न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और भेदन क्षमता में भी सबसे पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु भार जो है किस में केंद्रित होता है? नाभिक में। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे होते? तो सबसे बाहरी भाग में। नाभिक की त्रिज्या हम कितना बोलते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। दूसरा नाम बोले तो 1 फर्मी। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ था? 1932 में हुआ था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन किया था। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक किया था। भार के विचार से देखें तो सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, और उसके बाद भेदन क्षमता। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होगा? न्यूट्रॉन में। फिर उसके बाद किस में होगा? प्रोटॉन। उसके बाद किस में होगा? इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। कहेंगे बताओ तो इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले चार्ज कौन सा होता है? तो माइनस होता है। कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। लेकिन ये किस में रहता है? माइनस में रहता है। कहेंगे इसका द्रव्यमान बताओ, इसका द्रव्यमान बताओ, मास बताओ कितना होता है? तो क्या बोलते हैं हम लोग? 9.1 × 10⁻⁻31
केजी भी बोल देते हैं। ग्राम में बोलेंगे तो कहते हैं -27 ग्राम। पता है ये जो मास हम लोग लिए हैं यह एब्सोल्यूट मास, कभी नाम सुना है? यह है तुम्हारा एब्सोल्यूट मास, जिसको कि हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान। यह शब्द नहीं सुना है कि रे? निरपेक्ष द्रव्यमान। इसका मतलब ये हुआ, निरपेक्ष द्रव्यमान का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, जो सम बहुत मुश्किल है। अब ये सब चीज़ जो खोज किया गया है तो वैज्ञानिक के द्वारा काफ़ी प्रयोगों के आधार पर बताया गया होगा। ऐसा थोड़े एगो इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और तराजू पर रखेगा, दिखबे नहीं करता है। केवल परमाणु को देखने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, पूरा घर भरी, तब हमको परमाणु दिखता है। सोचो इसके भीतर कितना घुसेंगे जब हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। तो वैज्ञानिक लोग अपने हिसाब से, लेकिन समझाने के तौर पर हम बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, उसको तराजू पर रखेंगे, हमको जो वजन आएगा 9.1 × 1031 kg। ये है इसका एब्सोल्यूट मास, मतलब निरपेक्ष द्रव्यमान। इसका अपना, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी को ग्राम में बोलते हैं 9.1 × 1027 ग्राम। ये केजी है, द्रव्यमान है। केजी से द्रव्यमान जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1000 से गुना करते हैं। जब इसमें 1000 से गुना करेंगे ना तो 31 से हो जाएगा 27। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा रहता है? माइनस। कितना? -1.6 × 10⁻19 कूलम। अभी जैसा कि तुम लोग थॉमसन के बारे में बताएं कि कैथोड किरण निकलता किससे है? माइनस से कि प्लस से? माइनस से निकलता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम क्या हम लोग बोल सकते हैं? कैथोड किरण। ध्यान में रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण दोनों एक ही बात है। काहे कि माइनस से भी कैथोड किरण ही निकल रहा है और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पर रहबे करता है। एक शब्द अब आता है, कभी नाम सुना होगा, AMU। फुल फॉर्म कोई बता सकता है? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणविक द्रव्यमान इकाई। ये होता क्या चीज़ है? पहले तो ये समझो AMU होता क्या चीज़ है। कार्बन 12 लेंगे, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से जब हम लोग तुलना करते हैं ना किसी भी पदार्थ का, तो उसको किसमें बोलते हैं हम लोग? AMU में बोलते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, कार्बन 12 दो होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से जब हम लोग तुलना करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? AMU। लेकिन परीक्षा में तुमको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल है कि एक AMU होता कितना है? याद रखना है 1.66 × 10⁻⁻27 ग्राम होता है। ध्यान में रहेगा, एक AMU कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 ग्राम होता है। अब यदि हम लोग इससे तुलना करेंगे ना, तब समझ में आएगा तुमको कि सबसे भारी इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कैसे है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, प्रोटॉन कैसे इलेक्ट्रॉन से भारी है और न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन से भारी है। जब हम लोग इससे तुलना करेंगे AMU से, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग से जब तुलना करते हैं तो AMU बोलते हैं। और एक AMU 1.66 × 10⁻⁻27 ग्राम। अब यदि हम लोग इसका निकालते हैं रिलेटिव सापेक्षिक द्रव्यमान,
सापेक्षिक द्रव्यमान जब निकालते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, तब हमको पता चलता है इसका जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है 0.005 AMU होता है। रिलेटिविटी मास, सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है 0.005 AMU। अब फटाफट से लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटॉन का भी। प्रोटॉन क्या चीज़ है तो हम लोग जानते हैं इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। सेम वही बात है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन जहाँ पर माइनस होता था अब यहाँ पर प्लस होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पर सेम ही चार्ज रहता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग इसके एब्सोल्यूट मास की बात करें, एब्सोल्यूट मास मैंने कथी, प्रोटॉन को उठाएंगे या तराजू पर रख देंगे तब जो वजन देगा, तब का बात हम कर रहे हैं। कितना होता है 1.672 × 10⁻⁻। यह है प्रोटॉन का। अब यदि हम लोग इसका कौन सा सापेक्षिक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, सापेक्षिक द्रव्यमान, सापेक्षिक द्रव्यमान मतलब इससे भाग करते हैं हम लोग इसके निरपेक्ष द्रव्यमान में, नहीं समझा। जब हम लोग सापेक्षिक द्रव्यमान का बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि AMU से इससे भाग करते हैं इसमें, तब जो प्राप्त होता है उसको हम लोग किस में बोलते हैं, AMU में बोलते हैं। अगर हम लोग इसी से इसमें भाग करें, इससे इसमें भाग करें तो हमको मिलता है 1.007 AMU। अब बताओ कौन ज़्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? अभी तक देखने से ही पता चल रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है। अब फिर से हम लोग बढ़ते हैं एक और कण के लिए, और वो कण कौन सा है, ये बेचारा पर कोनो चार्जे नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, जीरो चार्ज है, जीरो आवेशित है, इस पर कोई आवेश ही नहीं है। लेकिन यदि हम इस पर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें 1.6749 लंबा चला जाता है गुना 10⁻⁻27 ग्राम। क्या लगता है ये इसका निरपेक्ष द्रव्यमान है कि सापेक्ष द्रव्यमान है? निरपेक्ष है। इसको उठा करके, वो कण को उठा करके रखा गया है तराजू पर। जब आ गया ग्राम में ना, इसका मतलब कि इसी को उठा के रखा गया है। सापेक्ष द्रव्यमान तब होता जब इसको हम AMU में बोलते हैं। अब जब हम इसका सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते हैं तो सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में बताए कि इसका वजन का तुलना हम लोग किससे करते हैं। तो जब हम लोग भाग करेंगे यहाँ पर इससे इसमें, तब जो हमको प्राप्त, अरे इससे इसमें ना, इससे इसमें भाग करेंगे तो हमको जो प्राप्त 1.008 AMU प्राप्त हो। अब इन तीनों की तुलना तुम करके देखो तो तुमको नहीं लग रहा है ऐसा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग समान है? यहाँ से नहीं भी पता चल रहा होगा, कन्फ्यूजन होता है, अरे बाप रे, यहाँ है 6725, वहाँ है 6749, फिर यहाँ है 9.1, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अरे छोड़ो, तुम देखो सापेक्षिक द्रव्यमान को, तुम देखो इलेक्ट्रॉन के सापेक्षिक द्रव्यमान को, तुम देखो न्यूट्रॉन के सापेक्षिक द्रव्यमान को। अब इसमें अंतर कर पाना कितना आसान है। सबसे भारी कौन? तो न्यूट्रॉन। इसके बाद कौन? तो प्रोटॉन। और सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के भार को परमाणु के भार से स्वतंत्र रखा जाता है। वजन देखो कितना है, 0.0, लगभग समझ लो 0.005, बहुत ज़्यादा भीतर चला गया है। इस वजह से इसके द्रव्यमान को हटा दिया जाता है। हम लोग मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं, हम लोग क्या, पूरे वैज्ञानिक लोग ध्यान रखता है
न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को, इन दोनों के ही द्रव्यमान को मुख्य मानता है।